बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है चैप्टर नंबर 2, द विल ऑफ द मर्चेंट। द विल ऑफ द मर्चेंट का मतलब है एक व्यापारी की वसीयत। वसीयत आदमी करके जाता है कि भाई मेरे बाद जो है मेरा जितना भी माल वगैरह है, जो भी सामान है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसका वारिस कौन होगा। इसलिए ये विल यानी कि की जाती है, जिसको हिंदी या उर्दू में हम वसीयत कहते हैं। तो ये इसी तरह एक आदमी की कहानी है जिसका एक छोटा बच्चा होता है और वो बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। जब वो बच्चा बाहर चला जाता है तो इस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने बच्चे के लिए एक वसीयत करके जाता है। अब वो क्या वसीयत करता है, हम इस चैप्टर को पढ़ के पता लगाएंगे। ध्यान से देखना। आपको आपके मोबाइल पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी, टेक्स्ट बुक पेज। Yes, sir. ओके। Once there lived a merchant in Egypt. The merchant was very wealthy. इजिप्ट में एक मर्चेंट रहता था। वो बहुत अमीर वेल्दी था। He had only one son whom he loved dearly. The son was a bright and young man who liked to read good books and learn new things. उसका एक ही बच्चा था और वो उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यारा था। वो एक ही बच्चा था और वो जो लड़का था, बच्चा था उस आदमी का, वो एक नौजवान था जिसे यानी किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। एट द एज ऑफ 20 ही वॉज सेंट टू ग्रीस टू स्टडी। और जब वो बच्चा 20 साल का हो गया तो उसको उसके पापा ने, उसके अब्बा ने पढ़ने के लिए ग्रीस भेज दिया। वाइल ही वॉज अवे द मर्चेंट फेल इल। जब वो वहाँ चला गया यानी घर से दूर चला गया तो उसके जो अब्बा थे वो बीमार हो गए। द मर्चेंट न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर। अब उस मर्चेंट को पता चला, व्यापारी को, कि अब उसकी मौत बहुत जल्द होने वाली है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिज सन इन हिज स्टडीज। वो अपने बेटे को पढ़ाई के मामले में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर वो मान लो खबर भिजवा देता कि भाई मैं बीमार हूँ, तो बच्चा वहाँ से आता, उनके पास रहता, फिर उसकी पढ़ाई खराब हो जाती। इसलिए उसने बच्चे को डिस्टर्ब करने का नहीं सोचा। Moreover, he had very little time, and in any case, he would not be able to see his son. और अब उसके पास बहुत ही कम समय बाकी रह गया था। किसी भी हाल में अब वो अपने बेटे को नहीं देख सकता था। अगर वो वहां से चलना शुरू भी होता तो यहाँ जब तक आता तब तक ये आदमी, मर्चेंट जो था, ये हो सकता है वो मर भी जाता। ही वॉज वरीड अबाउट हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। अब ये जो व्यापारी था, मर्चेंट था, इसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी और अपनी धन दौलत की फिक्र हुई। यानी कि मेरे मर जाने के बाद में मेरा जो ये सब सामान, मेरी जो प्रॉपर्टी है, इसका क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि मेरा बच्चा तो अभी पढ़ने के लिए दूर गया हुआ है। देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट हिज सर्वेंट। उस घर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ उसका नौकर ही बाकी रह गया था और उस घर में कोई भी नहीं था। He was in a dilemma whether his servant would honestly look after his property for his son or not. अब वो प्रॉब्लम में फंस गया कि उसका बेटा, उसका नौकर जो है, क्या वो ईमानदारी के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, या कहीं प्रॉपर्टी को बेच देगा, जो भी। बट देयर वॉज नो अदर वे। लेकिन अब उसके पास दूसरा चारा भी तो नहीं था, क्योंकि उसका बेटा तो था, वो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था और घर में अभी कोई भी नहीं था सिवाय उस मर्चेंट के और नौकर के। ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन डिसाइडेड टू मेक अ विल। उसने थोड़ा समय सोचा और फिर उसने ये डिसाइड किया कि मुझे एक वसीयत लिखनी चाहिए, एक विल लिखनी चाहिए। इन हिज विल ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट। उस विल के अंदर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट को दे दी। उसने विल लिखी, अपनी वसीयत लिखी कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जमीन है, जो कुछ भी है, वो सब मेरे नौकर की है।
एंड डिड नॉट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, और अपने बेटे के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब नौकर के नाम कर दी. ही इंक्लूडेड अ क्लॉज एट द बॉटम ऑफ द विल विच सेड, और उस मर्चेंट ने लास्ट में जो उसने वसीयत लिखी उसके लास्ट में एक छोटी सी लाइन भी जोड़ दी. वो लाइन क्या थी वो देखो, माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, के माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, यानी मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी में से मेरा बेटा एक चीज ले सकता है, एक चीज ले सकता है. Whoever heard of the will was amazed. अब जिसने भी इस विल के बारे में सुना वो सारे अमेज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए. आफ्टर अ फ्यू डेज द मर्चेंट पास्ड अवे, कुछ दिनों के बाद में वो मर्चेंट जो था वो पास अवे हो गया, यानी कि मर गया, गुजर गया. द सर्वेंट वॉज नाउ द ओनर ऑफ हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी. अब उसके मालिक की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अब सब किसकी हो गई, पूरी की पूरी उस नौकर की. ही टुक ग्रेट केयर ऑफ इट. अब क्योंकि वो उसकी खुद की जो है जायदाद हो गई थी पूरी, तो अब वो उस पूरी जायदाद का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने लगा, क्योंकि अब वो पूरी चीज उसी की थी. अगर वो पूरी उसको नहीं देता, अपने बेटे के नाम करके चला जाता, तो ये भी हो सकता था कि वो सर्वेंट जो था वो सारा जायदाद बेच बेच सकता था या नुकसान पहुंचा सकता था. लेकिन अब चूंकि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, तो इसलिए उसने उस पूरी प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा. आफ्टर अ फ्यू डेज अब्दुल, कुछ दिनों के बाद अब्दुल, कौन है ये अब्दुल, उस व्यापारी का बेटा, द मर्चेंट सन, व्यापारी का बेटा, केम टू नो ऑफ हिज फादर्स डेथ, उसको अपने अब्बा की मौत का पता चला. विथ अ सैड हार्ट ही केम बैक होम, और बहुत ही दुखी दिल के साथ वो वापस घर आया. He was further shocked to see his father's will in which he had given all the property to the servant. अब वो ये जानकर के और ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, जिसको झटका लगा एक तरह से कि उसके पापा ने जो है, उसके अब्बा ने सारी की सारी जायदाद नौकर को दे दी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ करके गए. हालांकि उनमें तो उनका एक ही बेटा था और मुझे वो बहुत प्यार भी करते थे. अब्दुल न्यू वेरी वेल हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम. अब्दुल को मालूम था कि उसके पापा उससे, उसके अब्बा उससे बहुत प्यार करते थे. एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन. लेकिन लेकिन मेरे अब्बा तो, उसने सोचा मेरे अब्बा तो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने ये कैसी वसीयत कर दी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक नौकर के नाम कर दी. वो कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया. He was sure that there must be some reason behind such a strange decision. लेकिन ये बात तो उसके पक्की मालूम थी कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन तो होगा ही होगा, तभी मेरे अब्बा ने ऐसी वसीयत की है, यानी इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा कारण होगा, जो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं किसी और से पूछ के समझ लूंगा. He went to बशीर. फिर वो एक बशीर नाम के आदमी के पास गया. A wise man and his father's friend, जो एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, यानी कि तेज दिमाग वाला, जो और वो उसके अब्बा का दोस्त भी था. He showed the will to बशीर and said, उसने वो जो विल थी, वसीयत, वो दिखाई बशीर को और कहा, My father loved me very much. I was very close to him. मेरे अब्बा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनके बहुत करीब भी था. Then why did he leave everything to the servant? लेकिन मेरे अब्बा ने ये क्या कर दिया, सारी की सारी जायदाद उन्होंने नौकर के नाम कर दी. बशीर listened to him patiently and nodded. बशीर ने उसकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी और अपना सिर हिलाया, यानी कि उसको बात समझ में आई बशीर को कि इसके अब्बा ने ऐसा क्यों किया. अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ. अब्दुल जो था वो अपना दुख उनको बता रहा था. एंड सेड दैट नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर्स सर्वेंट, कि अब जो है मुझे अपने अब्बा के नौकर के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई जायदाद भी नहीं है, सारी तो उसके पास में है. बशीर टुक द विल फ्रॉम हिज हैंड्स,
had a close look at it and read it carefully. बशीर ने उसके बाद उसके हाथ में से वो जो वसीयतनामा था, विल थी, वो लिया और बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ा। योर फादर लव्ड यू डियरली, तुम और वो कहता है कि तुम्हारे पापा जो है तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। He had thought wisely before making his will. उन्होंने अपनी विल बनाने से पहले बहुत ही चतुराई से सोचा था। यानी उन्होंने जो फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला करके गए हैं। रीड द लास्ट लाइन, उनसे कहता है कि लास्ट लाइन पढ़ो। एंड यू विल कम टू नो दैट ही वांटेड यू टू बी हिज हेयर। और लास्ट बशीर सेड, उन्होंने कहा कि लास्ट लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें ही इन सब चीजों का वारिस बना करके गए हैं, यानी ये सब चीजें तुम्हारी ही हैं, वो वारिस तुम्हें ही बना कर गए हैं, नौकर को उन्होंने वारिस नहीं बनाया। अब्दुल रिप्लाइड, आई हैव रेड द विल, मैंने विल पढ़ी है। द लास्ट लाइन सेज दैट आई कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई फादर्स प्रॉपर्टी। अब्दुल कहता है कि मैंने तो पढ़ी है, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक ही चीज ले सकता हूं। फिर बशीर ने समझाया उसे और कहा, अस पर द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन के जो कानून है उनके मुताबिक, द मास्टर हैज फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्वेंट। उन्होंने कहा कि अगर कोई मालिक है और उसका कोई नौकर या गुलाम है, तो नौकर या गुलाम की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो पूरी की पूरी उस मास्टर यानी उस मालिक की होगी। जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी नौकर या गुलाम की होगी, वो सारी की सारी उसकी उसके मालिक की होगी। As your share of his property, you can ask for the servant. अब तुम अब उस नौकर से जो है वो ये चीज यानी कि जो भी तुम उसमें से हिस्सा चाहते हो वो मांग सकते हो, जो भी तुम हिस्सा चाहते हो वो मांग सकते हो। नेक्स्ट, you shall inherit all your father's property. You shall then inherit all your father's property. उसके बाद में तुम अपने पिता की पूरी जायदाद के मालिक बन जाओगे। अब्दुल वॉज ओवरवेल्म्ड, अब्दुल बहुत ही खुश हुआ, बहुत खुशी हुई उसे एट हिज फादर्स विजडम। उसके अब्बा ने जो दिमाग लगाया वो विल बनाने में, जितनी चतुराई दिखाई, उससे वो बहुत ही खुश हुआ। एंड हीव्ड अ sigh of relief, और उसने एक आह भरी यानी राहत की सांस ली। आह, नाउ आई नो व्हाई माय फादर मेड दिस विल। उसने कहा कि हाँ, अब मुझे पता चला कि मेरे अब्बा ने ऐसी विल या ये विल क्यों बनाई। ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, उसने पूर्ण यानी मेरे अब्बा ने पूरी प्रॉपर्टी जो है नौकर को दे दी, सो दैट ही कुड नॉट वेस्ट द मनी एंड लुक आफ्टर इट वेल, ताकि वो जितना भी पैसा है या जो भी जमीन जायदाद जितनी भी है उसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करे और उसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल करें। My father and I am sure wanted me to inherit his property. वो कहता है कि मैं अब तो मुझे बात पक्की ही मालूम हो गई कि मेरे पिताजी जो है यानी मेरे अब्बा जो थे वो यही चाहते थे कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही बनूं। ऑफ कोर्स ही डिड, और हाँ, उन्होंने किया भी ऐसा ही। रिप्लाइड बशीर स्माइलिंगली, बशीर ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया।